गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। अभी जस्ट रिसेंटली स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किए हैं। अब अपना 6 चैप्टर हम लोग स्पेशली स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बुक का, और इसको आप थर्मोडायनेमिक्स या सिंपली केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग नाम देंगे। सबसे मेन चीज़ ये देखिए, थर्मोडायनेमिक्स अभी जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ रहे हैं ये स्पेशली बेसिक पढ़ रहे हैं। आप यूँ समझ सकते हो कि यानी थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट इससे पहले अपने को किसी भी क्लास में पढ़ने को नहीं मिला है। ये अपने लिए पूरी तरह से नया कॉन्सेप्ट है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, इसमें कुछ मैथमेटिकल चीज़ें भी हैं। सबसे मेन चीज़ क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने यही आता है कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो आपको थर्मो का मतलब आप समझ सकते हो टेम्परेचर, और टेम्परेचर से रिलेशन स्पेशली एनर्जी का है, और डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट से है, मोशन से है। यानी आप मान सकते हो कि अपने साइंस की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने अवेलेबल है। ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस इसलिए क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स केवल केमिस्ट्री का ही पार्ट नहीं है, ये फिजिक्स में भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, और केमिस्ट्री में तो हम लोग चैप्टर को स्टडी कर ही रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री लिखने के बजाय साइंस मेंशन किया है, क्योंकि केवल केमिस्ट्री का ही पार्ट नहीं है, फिजिक्स में भी अपने को थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी होगी, करना पड़ेगा। 11th क्लास में ही थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को मिलेगा। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, और इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत कुछ नया सीखना है। आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा, आप थोड़ा वीडियो को अच्छी तरह से देखना, और इसके बाद इसको रीड करना, ध्यान से समझना, नोट्स प्रिपेयर करना, और कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 आगे डिस्कस करना। अब सबसे पहला देखा जाए, हमारे पास यहाँ पर टर्म ये आता है, जैसे कि हम लोग ये ले सकते हैं कि जो सम बेसिक टर्म एंड कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ये सब शुरुआत थर्मोडायनेमिक्स की यहीं से होती है। सिस्टम का सिंपल मतलब ये है अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि पूरे यूनिवर्स का वो एक छोटा सा स्पेसिफाइड पार्ट या बड़ा सा स्पेसिफाइड पार्ट, जो भी आप स्पेसिफाइड करिए, जिसको आप ऑब्जर्वेशन के लिए कंसिडर कर रहे हो। जैसे मान सकते हो कि अगर हम टेस्ट ट्यूब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैब में, तो जो छोटी सी टेस्ट ट्यूब है वही हमारे लिए सिस्टम है, क्योंकि आपने उस टेस्ट ट्यूब को एक स्पेसिफाइड पार्ट कंसिडर कर रखा है। मान लिया जाए कि अगर आप अपने घर में एक सपोज़ करो कर किसी कंटेनर में चाय बना रहे हो, तो जो आपके सामने जो छोटा सा कंटेनर अवेलेबल है वो सिस्टम का काम करेगा। कोई भी सपोज़ करो खाना बनाने की जितने भी कह सकते हो कि अपने पास सब्सटेंस हैं जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर है, कढ़ाई है, तो वो जिसमें हम जो काम कर रहे हैं, जिसको हमने स्पेसिफाइड मान लिया है, वो अपना सिस्टम है। सिस्टम का हम छोटा या बड़ा दायरा बना सकते हैं अपने लिए। इसलिए सिस्टम को सिंपल मतलब क्या हुआ, अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर आप चाय पीने के लिए एक कप यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो कप है वो आपका सिस्टम है, क्योंकि उसमें आपने टी ले रखी है और आप वो अंडर ऑब्जर्वेशन आपके सामने अवेलेबल है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रहना चाहिए। आगे देखा जाए, अ सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल कंपोजिशन आर आइडेंटिकल थ्रू आउट द सिस्टम। अगर पूरे सिस्टम में हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन एक जैसा है, तो ऐसे सिस्टम को हम होमोजीनियस का नाम देते हैं। मान लो कि आपने एक ग्लास लिया है, उस ग्लास में आपने पूरा का पूरा पानी भर दिया है, तो अगर ग्लास में पूरा फुल वाटर फिल है,
तो उस केस में क्या सजेशन आ रही है कि फिज़िकल नेचर और केमिकल नेचर पूरे उस ग्लास के अंदर अवेलेबल वाटर का जो है एक जैसा होगा। कुछ भी आप ऐसे सजेशन ले सकते हो। मान लो किसी कंटेनर में आपने हाइड्रोजन गैस भर दी या किसी कंटेनर में आपने नाइट्रोजन गैस भर दी, तो ऐसे केस में आप उस सिस्टम को, उस छोटे से डिवाइस के लिए आप होमोजीनियस वर्ड लगा सकते हो। दूसरे नंबर पे क्या है कि अ सिस्टम इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस। हमारा सिस्टम हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। कब? इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ पार्ट और फेज ईच ऑफ विच हैज़ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर वही सेम बात मैं करूँगा। अगर आपने ग्लास तो लिया है लेकिन उसमें आधा यानी हाफ वाटर फिल कर दो, तो आधे ग्लास में क्या रहेगा? एयर अवेलेबल रहेगी। और पूरा वो ग्लास हमारा एक सिस्टम मान लीजिए हमने कंसिडर कर लिया, तो आधे पार्ट में जिसमें वाटर भरा है उस पार्ट का फिज़िकल और केमिकल नेचर अलग है, और जिस पार्ट में एयर है उस पार्ट का फिज़िकल और केमिकल नेचर अलग है। तो ऐसे केस में हम सिस्टम को हेट्रोजीनियस का नाम देंगे कि ये हमारा सिस्टम हेट्रोजीनियस है। अब इसके आगे देखा जाए, जो अपना रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है पूरी यूनिवर्स का, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम इज़ कॉल्ड सराउंडिंग्स। मतलब बाकी पोर्शन जो पूरी यूनिवर्स का हमारे सामने बच गया, जो कि हम ऑब्जर्वेशन में के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको हम सराउंडिंग्स का नाम देंगे। अब इसमें देखा जाए सिस्टम और सराउंडिंग्स ये दोनों मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। मतलब यूनिवर्स क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग्स से मिलकर के बना हुआ है। आपने एक पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा एरिया, छोटा सा प्लेस, छोटा सा डिवाइस, कुछ भी आप मान सकते हो, जिसको आपने अंडर ऑब्जर्वेशन कंसिडर कर लिया है, वो तो सिस्टम है। और सिस्टम का बाकी यूनिवर्स का पूरा पोर्शन जिसको आपने स्पेसिफाइड से कंसिडर नहीं किया, वो आपका सराउंडिंग्स है। तो ये चीज़ें अपने ध्यान में रखने की ज़रूरत है सिस्टम और सराउंडिंग्स में। इसके बाद देखा जाए अगले केस में हम लोग ज़्यादा हम लोग इन्हीं दोनों की स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की स्टडी भी करेंगे। तो टाइप ऑफ सिस्टम देखा जाए, सिस्टम के टाइप की तरफ हम बढ़ेंगे। सिस्टम 3 टाइप के हैं। मेन चीज़ देखिएगा, थोड़ा इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। पहला देखा जाए हमारे पास टाइप क्या है? ओपन सिस्टम। ये क्या है? बड़ा सिंपल सा केस, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स इज़ कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। अगर मान लो कोई एक छोटा सा सिस्टम है जो कि एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हॉट कॉफ़ी इन एन ओपन फ्लास्क, या आपने अगर एक कप चाय ले ली, तो टी जो है, टी के अंदर आपको पता है कि जब उसको आप कहीं रख दोगे तो उसमें से वाटर वेपर और उसकी एनर्जी दोनों कप में से यानी उस टी में से निकल करके कह सकते हो कि इन्वायरमेंट में यानी सराउंडिंग्स में मिल जाएगी, चली जाएगी। तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम का नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें आप लोगों को डाउट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल चीज़ समझने की ज़रूरत है। क्लोज सिस्टम में देखा जाए, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर। मतलब क्या है कि ऐसे केस में हम, अगर कोई सिस्टम ऐसा है जो कि एनर्जी एक्सचेंज तो हो रही है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है विद द सराउंडिंग्स, इज़ कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम का नाम देते हैं। हॉट कॉफ़ी इन अ स्टेनलेस फ्लास्क, अगर आपने एक स्टेनलेस फ्लास्क ले रखा है, ऊपर से आपने उसको कवर कर रखा है और उसके अंदर आपने हॉट कॉफ़ी या हॉट टी, हॉट मिल्क, हॉट वाटर कुछ भी हम रख सकते हैं, तो होगा क्या, धीरे धीरे जो स्टेनलेस फ्लास्क है, जो वाल है, वो गुड कंडक्टर है या कंडक्टर है, आप जो भी इसको नाम दे सकते हो। रिज़ल्ट क्या होगा कि अंदर जो आपने हॉट वाटर, हॉट टी, हॉट कॉफ़ी कुछ भी ले रखा है, वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा। और आपने चूँकि ऊपर से कवर कर रखा है, इसलिए वाटर वेपर जो बनेंगी भी वो भी एटमॉस्फेयर में मिक्स नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ऊपर आपने उसको कवर कर रखा है। केवल एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम का नाम देंगे। लास्ट में देखो आइसोलेटेड सिस्टम, बड़े काम का सिस्टम, ये नाम है अपने सामने। अ सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो ना तो
मैटर एक्सचेंज कर रहा है ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग से, तो आप उसको आइसोलेटेड सिस्टम का नाम दोगे। जैसे देखा जाए कि जो घर में हम लोग थर्मस फ्लास्क यूज़ करते हैं, जिसकी वॉल हम लोग इंसुलेटेड रखते हैं, इंसुलेटेड यू वाली रहती है। अब उसके अंदर अगर हॉट मिल्क या हॉट कॉफ़ी, हॉट वाटर कुछ भी रख दिया जाए तो लंबे टाइम तक देखा जाए वो अपना कह सकते उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, क्योंकि मैटर के साथ यानी सराउंडिंग्स के साथ उस सिस्टम का मैटर और एनर्जी एक्सचेंज कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब जैसे इसमें हॉट कॉफ़ी इन ला कॉर्ड थर्मस फ्लास्क, ये हमने एग्जाम्पल ले रखा है। ये तो आप लोगों को सबको पता ही है कि बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके आगे देखा जाए अगला केस हमारे सामने आएगा। ये तो सिस्टम और सराउंडिंग्स का केस था। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। देखो दो तरह की प्रॉपर्टी, एक तो माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक। तो वर्ड पर जरा ध्यान देना, मैक्रोस्कोपिक वर्ड हम लगा रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। अब क्या है ये? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम विच अराइज फ्राम द बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। मतलब मैटर के बल्क, आपको पता है एक तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो मैटर के बल्क बिहेवियर की बजाय सरफेस पर अवेलेबल पार्टिकल से उसका नेचर कह सकते हो गवर्न होता है। और काफ़ी ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे सिस्टम की जो कि बल्क बिहेवियर, मतलब जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स हैं या टोटल गैसियस प्रोडक्ट्स हैं, लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उससे जो प्रॉपर्टी हमारी मैनेज होती है उसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच अराइज फ्राम द बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। आप इनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हो। जैसे प्रेशर, अब आपको पता है अगर पूरे कंटेनर में कोई सब्सटेंस अगर रहेगा, हमारे सिस्टम के अंदर जो चीज़ें रहेंगी, जो पार्टिकल्स आपस में देखो कोलाइड करते हैं, साथ में कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं, और उस वॉल से कोलाइड करने की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। तो अब एक तरह से ये बल्क बिहेवियर की नेचर की वजह से स्पेशली प्रेशर का केस हमारे सामने, यानी प्रेशर डेवलप हो रहा है। वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, सरफेस टेंशन की बात कर सकते हैं, विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, ये सब चीज़ें देखा जाए यहाँ पर टेम्परेचर, वॉल्यूम आपको पता है। सरफेस टेंशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो जितने भी लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा वर्क करता है। ये सरफेस टेंशन का टॉपिक अपने स्टेट्स ऑफ मैटर में था, लेकिन इस साल इन्होंने डिलीट किया है। अब इसका वीडियो मैं लास्ट में डिलीटेड पोर्शन का आप लोगों के सामने रखूँगा। अभी तो आप केवल इसमें एज ए एग्जाम्पल समझ सकते हो। विस्कोसिटी भी उसी टॉपिक में है। डेंसिटी तो बार बार हमारे सामने आएगा। मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, उसको हम लोग डेंसिटी का नाम देते हैं। तो ये सब ऐसे नेचर हैं, या इसके आगे और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, जो कि बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर की बेसिस पर कह सकते हो एराइज हो रहे हैं। तो उनको हम लोग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का नाम देंगे। और ज़्यादातर हम लोग इसी की स्टडी पूरे अपने थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे भी। अब जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये दो टाइप की हैं। एक तो देखा जाए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आपके सामने कई बार क्वेश्चन आता है और खूब पूछा जाता है कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। तो एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब सिंपली क्या है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द अमाउंट और साइज ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर सिस्टम, हमारे सिस्टम की वो प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द अमाउंट और साइज ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जैसे देखिए मास, अब आपको पता है कि अगर ज़्यादा अमाउंट अवेलेबल है तो ज़्यादा मास होगा, कम अमाउंट अवेलेबल है तो कम मास होगा, या अगर पार्टिकल की साइज़ लार्ज है तो भी मास ज़्यादा आएगा, पार्टिकल की साइज़ स्मॉल है तो भी मास में चेंजेस आएंगे। तो अब मास अमाउंट और साइज़ ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया में भी आपको पता है, अगर सरफेस एरिया लार्ज है मतलब क्या है कि सरफेस पे ज़्यादा नंबर में, ज़्यादा अमाउंट में हमारे पार्टिकल अवेलेबल हैं। इंटरनल एनर्जी, आगे इसका डिस्कशन भी होना है कि होती क्या है।
इसको एंथैल्पी का भी डिस्कशन होना है, एंट्रोपी का भी डिस्कशन होना है इसी चैप्टर में। फ्री एनर्जी है, हीट कैपेसिटी है, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। आप यूँ समझ सकते हो कि जो हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी है जो अमाउंट या साइज़ पे डिपेंड करेगी या उसकी बेसिस पर गवर्न होगी, उनको आप एक्सटेंसिव का नाम दे दोगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अब देखो जाए इंटेंसिव का मतलब इसका उल्टा आ जाएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट और साइज ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट या साइज से इंडिपेंडेंट है, तो उनको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। अब इसमें जैसे टेम्परेचर, मान लो पूरे वाटर के एक कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, सपोज़ कर लीजिए, उस कंटेनर में आपने थर्मामीटर लगाया और उसका टेम्परेचर मान लीजिए कि 50 डिग्री आ रहा है। अगर उसमें से थोड़ा सा वाटर आपने अलग कर लिया और उसका टेम्परेचर आपने निकाला तो भी टेम्परेचर 50 डिग्री ही आएगा, क्योंकि टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट या साइज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। प्रेशर है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको पहले से भी आइडिया है, आपको पता है कि जब कोई भी रेज़ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो पाथ उसका डेविएट होता है। तो अब इस केस में देखा जाए, अगर मान लो कि ग्लास स्लैब के बारे में जैसा आप सबको पता है कि एयर और ग्लास स्लैब के बीच में लाइट का कैसे डेविएशन होता है, आप लोगों ने इस फिजिक्स में इसमें स्टडी भी कर रखा है। तो इसमें अब आपको पता है कि अगर छोटा सा ग्लास का स्लैब लिया जाए या बड़ा सा लिया जाए तो भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकल कर के आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके आगे देखा जाए दो चीज़ें छोटी छोटी और हैं, एक तो स्टेट वेरिएबल्स और एक स्टेट फंक्शंस। अब स्टेट वेरिएबल्स का मतलब सिंपली क्या हुआ, हमारे सिस्टम इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स में द मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। जैसे देखा जाए, मान लो कोई हमारा सिस्टम है, अब टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये सब प्रॉपर्टी मेजरेबल हैं, इसको हम मेज़र कर सकते हैं और सिस्टम को यानी सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम स्टेट वेरिएबल्स का नाम देते हैं। द मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ऐसे देखा जाए स्टेट फंक्शन, ये भी बड़ा सिंपल टर्म है और कई बार अपने सामने आया भी है। स्टेट फंक्शन से हैं क्या, बड़े कॉमन चीज़ें हैं। अ स्टेट फंक्शन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value depends only upon the state of the system and is independent of the path by or manner by which the state is reached। अब जैसे देखा जाए, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन हम क्या नाम देंगे कि हमारे सिस्टम की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। इसको समझने के लिए आप लोग बड़े आसानी से फिजिक्स में आपने जो क्वांटिटी पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उससे समझ सकते हो। अगर मान लो कि आप किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हो तो जो टोटल आपने डिस्टेंस कवर की है वो तो डिस्टेंस में कम डिस्टेंस मानी जाएगी, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी वो डिस्प्लेसमेंट मानी जाएगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर डायरेक्शन में हमेशा देखा जाए उस पर्टिकुलर आपके मूवमेंट के लिए सेम आएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या है कि अगर आप अलग अलग रास्ते से जाओगे तो डिस्टेंस चेंज होगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आप इसको समझ सकते हो। तो स्टेट फंक्शन जो हैं ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेंगे, ये पाथ डिपेंडेंट पार्ट नहीं है, पाथ डिपेंडेंट कह सकते हो कि नहीं है। तो इसी तरह से हमने स्टेट फंक्शन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value depends only upon the state of the system and is independent of the path or manner by which the state is reached। इसमें देखो प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब हमारे स्टेट फंक्शन में कंसीडर होते हैं। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब इसके आगे छोटा सा एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं वीडियो में, आप लोग थोड़ा ध्यान से उसको देखिएगा। एक छोटा सा टॉपिक हमारा जो मैं इसमें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, तो बड़ा कॉमन चीज़ है। अ प्रोसेस गिव्स द पाथ
बाय विच अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। उसके लिए हम लोग प्रोसेस वर्ड यूज़ करते हैं। कुछ कॉमन प्रोसेस की बात हम लोग करेंगे। देखो नाम से ही बड़ा पॉपुलर है आइसोथर्मल। मतलब क्या है कि जब हम सिस्टम के अंदर चेंजेस तो करें, हमारा सिस्टम वन सिस्टम तो अनदर सिस्टम में कन्वर्ट हो, लेकिन टेम्परेचर चेंज ना हो। क्योंकि आइसो वर्ड है, आइसो का मतलब सेम से है, थर्म का मतलब टेम्परेचर से है। मतलब अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें हम सिस्टम के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, उसको हम आइसोथर्मल का नाम दे देंगे। एडियाबैटिक, अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग्स। कई बार अपने एनसीईआरटी में आप जब बुक को पढ़ रहे होगे तो उस समय भी एडियाबैटिक वर्ड काफ़ी पॉपुलर है, आएगा बार बार। इसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। अ प्रोसेस इन विच सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। मतलब क्या है कि जिस प्रोसेस में हमारा सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। मतलब क्या रहा कि नो हीट लीव्स और इंटर इनटू इन द सिस्टम। न तो सिस्टम से कोई हीट बाहर जाएगी, न तो सराउंडिंग्स से सिस्टम में हीट आएगी। उसको आप एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम दे दोगे। आइसोबेरिक नाम से क्लियर है कि आइसो का मतलब सेम से है, अब बेरिक मतलब यहाँ पर प्रेशर से रिलेट हम कर सकते हैं। अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, उसको हम आइसोबेरिक का नाम देंगे। आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच डायरेक्शन में बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज बाय ए स्मॉल चेंज इन अ वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। ऐसे हम प्रोसेस को रिवर्सिबल का नाम देंगे। काफ़ी पॉपुलर वर्ड है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसके आगे वाला जो अपना चैप्टर है इक्विलिब्रियम, उसमें पूरे चैप्टर में रिवर्सिबल प्रोसेस की ही स्टडी अपने को करनी है। मतलब जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कंडीशन में मूव कर सकता है, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देंगे। इरिवर्सिबल, जो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सके, रिवर्स ना हो सके। और सबसे लास्ट में साइक्लिक प्रोसेस है। अब आपको नाम से ही क्लियर है, साइक्लिक, अ प्रोसेस इन विच सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस एंड अल्टीमेटली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस। मतलब क्या हुआ, कोई एक प्रोसेस जो कि सीरीज ऑफ चेंजेस यानी चेंज होते होते अल्टीमेटली अपने ओरिजिनल स्टेट में वो आ जाए। अपने ओरिजिनल कह सकते हो कि अब ओरिजिनल जो इसका स्टेट है जहाँ से हमने उसको स्टार्ट किया था वहीं पर वापस फिर अगर आ रहा है, तो ऐसे केस में उसको हम साइक्लिक प्रोसेस का नाम देंगे। बस इस वीडियो में मैं इतना सा ही डिस्कशन करना चाहूँगा। इसके आगे इंटरनल एनर्जी और उससे आगे वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे। और आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा इजी टॉपिक है, आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। अब इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो अगले वीडियोज़ में आएंगे। थैंक यू।